बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सच न्यूज़ देख रहे हैं और प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह। नाजरीन, दुनिया भर की मईशत में इस वक्त एक भूचाल सा आया हुआ है। उसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं, लेकिन हमें इन तमाम असरात की जानिब नज़र करनी होती है जो पाकिस्तान को या आपके मुल्क को असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, जो हम पिछले दिनों डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है और कितनी बेहतर हुई है निगरान दौर में, और अब जो इस वक्त हुकूमत चल रही है इस दौर में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माशियात और मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब होंगे, महताब हैदर साहब होंगे माहिर माशियात, और डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर माशियात हैं। कुछ ही देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और माहिर माशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। अब डिफ़ॉल्ट की बातें तो बंद हो गई हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिगरगूं दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने अरसे में बेहतरी आती हुई दिखाई देती है, और हम IMF के साथ जो मामला तय करने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत पे कितना असर पड़ेगा? आपने तमाम कलीदी सवाल इसमें कर दिए हैं। पहली चीज तो यह है कि डिफॉल्ट वगैरह का तो अल्लाह का करम है कि अब कोई बातें नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान को ब्लूमबर्ग ने तारीफ की उसकी माशी कारकर्दगी की, माशी बहाली की। वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी GDP ग्रोथ जो हम पहले 1% कर रहे थे उसको बढ़ा के 2% करा है। पाकिस्तान का अपना कहना है 3%। तो स्टॉक एक्सचेंज हमारा 69,680 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है, जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये 69 और 70,000 का लेवल स्टॉक एक्सचेंज ने अचीव किया है। ये इन्वेस्टर्स का और बैरूनी इन्वेस्टर्स का एतमाद और एतबार पाकिस्तान की माशत पे दिखाता है। हमारे बीच में मूडी ने क्रेडिट रेटिंग भी जो है मुस्तहकम करार दी है, और हमारे बॉन्ड जो थे इंटरनेशनल मार्केट में जो गिर गए थे उनकी कीमतें दोबारा वापस आई हैं। अब 70-80 सेंट, 85 सेंट, 90 सेंट पर आ गई हैं, जो 50-60 सेंट पर आ गई थी गिर के। तो ये तो अच्छी बातें हैं और मुस्बत बातें हैं, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि हमारी माशियत के तमाम हमने चैलेंजेस जो हैं वो अबूर कर लिए हैं और अब हमारी मईशत दौड़ रही है। अभी हमें मईशत को बड़े दरपेश चैलेंजेस हैं। उसमें एक पहला सबसे बड़ा है महंगाई का। महंगाई खत्म नहीं हो रही, महंगाई कम भी नहीं हो रही। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से महंगाई आपकी कम नहीं होगी। महंगाई आपकी कम होगी जब आप लोगों की आमदनी बढ़ाएं पर और कैपिटा खाने इनकम पीने बढ़े। की अशिया, बिजली, गैस की कीमतों में कमी लाएं। आप IMF का भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तीसरा प्रोग्राम IMF का जो आपने तीसरा जायजा कहते हैं उसको कंप्लीट किया है ये औरंगजेब साहब ने। तो अब इंशाल्लाह अप्रैल में 1.1 अरब डॉलर की किस्त आखिरी मिल जाएगी, तो टोटल 3 अरब डॉलर हो जाएंगे IMF के। इसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने कुछ सेक्टर्स में अपनी कारकर्दगी इंप्रूव की है, लेकिन उन्होंने टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने की बात की है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करने की बात की है, नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाने की बात की है। ये शराइत है, बात नहीं है, जी ये हाँ। कंडीशन, ये डिमांड है। और उन्होंने 3 जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके दिए हैं, जिसमें रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है और आपका एक एक रियल एस्टेट सेक्टर है, एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। और इसमें आपने टैक्स नेट पे उनको लेकर आना है, वो लोग जो टैक्स नेट में, हाँ रिटेल सेक्टर है तीसरा, रिटेल, परचून, सुपर मार्केटें, ये बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं। जो आम तो बाजार उन्होंने हैं कहा उन्हें भी। कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं और इन सबको टैक्स नेट में लाएं, और एक नई स्कीम ताजिर दोस्त स्कीम में ऐलान भी हो गई है, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन ये इतना ज्यादा टैक्स नहीं होगा, ये फिक्स टैक्स की सतह के ऊपर माहाना लिया जाएगा। लेकिन बेहतर चीज जो इसमें है, जो मुझे पसंद आई है, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। वो लोग जो मुल्क की जिसकी दस्तावेजी मैशियत में नहीं है, उनको
इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ठीक। ये एक बड़ा टास्क है इस हुकूमत का, क्योंकि पहले भी स्कीम तो आई थी, लेकिन 20 एमएनए जब एफबीआर के चेयरमैन के पास, शबनम सेठी के पास गए थे, तो ये स्कीम को रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक। अब ये देखना है कि इसमें कितनी विल, कितनी रिट और कितनी डिटर्मिनेशन के साथ इसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। ठीक। तो इन ये तमाम आईएमएफ की शराइत और कंडीशंस हैं जो हमें इस हुकूमत ने माननी है, क्योंकि उनसे एग्री हुए हैं, और वो तमाम जब उन पे अमल दरामद होगा तो वो गैर मकबूल फैसले होंगे, देखिए मिर्ज़ा इख्तियार वो बेग साहब, आवाम को बिल्कुल गैर मकबूल फ़ैसले होंगे। ये बैलेंस करने के लिए असल में, क्योंकि आप माहिर माशियात भी हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक़ है, आवाम की मसाइल को, आवाम की बात आपकी पार्टी करती रही है, तो ये जो बैलेंस है इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से हालात हैं, जो IMF से हमारी डील्स हैं, हमें महंगाई में इजाफा करना पड़ रहा है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, वो पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली की हों, गैस की हों या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हों, महंगी होती चली जा रही हैं। तो जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद है, जो उसका आमदन के इजाफे का मामला है, उसे यानी पर कैपिटा इनकम को हमने कैसे बढ़ाना है, क्या इसकी तैयारियां हैं? देखिए, महंगाई का मुतबादल होता है आमदनी, बिल्कुल ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला है। बिल्कुल। अब आमदनी में तो आप जो गवर्नमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा बजट में 15 से 20% उजरतें बढ़ा देते हैं हर साल। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में वही मैनिफेस्टो, मैंने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में जिनसे जीत के मैं आया हूँ लिया है कि 5 साल में हम मजदूर की उजरतें दुगनी कर देंगे। अगर 30,000 अभी है तो 5 साल के बाद 60,000 हो जाएगी। अभी 35,000 है तो 70,000 हो जाएगी, यानी तकरीबन 20% का सालाना इजाफा होगा। लेकिन ये 20% नाकाफी है। आंसू पोंछने के लिए की हद तक तो सही है, लेकिन मुकाबला करने का, जो महंगाई जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, हमारी गैस की कीमतें 168 रुपए के हिसाब फीसद बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। ये सब चीजें की जो हिट पड़ रही है एक आम आदमी पे वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा आमदनी बढ़ाने के साथ साथ हमने महंगाई में कमी करने के लिए मुल्की अखराजात कम करने, हमें अखराजात में कमी लानी होगी, क्योंकि जितने अखराजात में कमी होगी उतनी मुल्की आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपने 100 अरब रुपए कम अखराजात करे तो आपके 100 अरब रुपए जो है वो आमदनी बढ़ गई है। टैक्स के मद में एफबीआर ने बहुत अच्छा काम किया है। 9,000 अरब रुपए का टैक्स इंशाल्लाह इस बार हम जून तक, अपने मई के एंड तक जो हमारा बजट का पीरियड है ऐलान करने का, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और ये तकरीबन वही है जो टारगेट हमें दिया गया था। ठीक। तो कुछ सेक्टर्स में हमने अच्छा परफॉर्म करा है, जिनके मैंने शुरू में बात की। कुछ सेक्टर में हमें मार पड़ी है। मार कहाँ पड़ी है? मार पड़ी है कि हमें एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ के नहीं दे रही, हमारी लोकल सनत पिट गई है स्मगलिंग की वजह से। स्टील ईरान से आ रहा है, डीजल ईरान से आ रहा है, बलूचिस्तान में पूरा डीजल पेट्रोल पंप ईरान का है। स्टील में हमारी कीमतों में और स्मगल स्टील में 40,000 रुपए फी टन, सॉरी फी मन का फर्क है। तो ये 40,000 रुपए फी मन का अगर फर्क होगा तो लोग स्मगल लेंगे, पंजगौर पे से जाके लेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोकल सनत को बहुत बहुत हिट कर रही हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज हुई है वो ये है कि हम सोच रहे थे कि नॉर्थ साइंस पे बिजली की कीमत सनतों को दे दी जाएगी, क्योंकि केयर टेकर वजीर तिजारत जो गौहर एजाज साहब ने जो ऐलान किया था, और हमारे फेडरेशन में भी आए थे, एप्टमा को भी उन्होंने ये अच्छी खबर सुनाई थी कि हम SIFC से एग्री करा चुके हैं और सनतों की जो बिजली की रेट है वो 9 सेंट्स हो जाएगा। आजकल जो बिजली का रेट है वो 17 सेंट्स है, तो तकरीबन आधे का फर्क है। और 9 सेंट्स में हम अपने मुकाबलती हरीफों इंडिया, बांग्लादेश, ईरान से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से IMF ने रिजेक्ट कर दिया। जी। IMF ने ये प्रपोजल नहीं माना, नहीं कबूल किया। वो कहते हैं कि नहीं, हालांकि ये सब्सिडी नहीं दी,
ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जो हम सस्ता दे रहे थे वो फर्क हमने सनद पे डाल दिया था। अब इसको हटाना चाहते हैं तो वापस रिहायशी तारफीन को ये बोझ पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कि लेकिन नो ईरान फाइनेंशियल से इम्पैक्ट। गैस मुआहदा हम नहीं कर पाते। जी जी, ईरान का ये या कह बहुत लीजिए कि उसको जरूरी है। मुकम्मल अगर नहीं कर हमने ये पाते। नहीं किया तो तकरीबन 8 अरब डॉलर का पेनल्टी हमको देनी पड़ेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो हमने साइन करी है। जरदारी साहब जब गए थे आखिरी अपने सदारत के पिछले टेन्योर में, और वहां पे ये वादा हुआ था कि ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान तक का बॉर्डर का जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की पाइपलाइन डालने की है, और अंदर ईरान में वो ईरान की जिम्मेदारी है। ईरान ने तो कर लिया और बहुत सालों पहले करके हमें दे दिया। अब हम अपने हिस्से में पाइपलाइन बिछाना अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसकी बुनियाद पे नहीं डाल हमारे पा रहे। हिस्से का काम बाकी है जबकि मिर्ज़ा अख्तियार हमारा बेग साहब। मौक़िफ़ ये है कि ये हमारा एग्रीमेंट साइन उस वक्त हुआ था जब पाबंदियां नहीं लगी थी। ये एग्रीमेंट उस वक्त उससे पहले का है। लेकिन बहरहाल, और हम ये भी बतला रहे हैं उनको वाजे कि 8 अरब डॉलर का फाइन जो लगेगा वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ईरान के सदर आ रहे हैं इंशाल्लाह। 3 रोजा दौरा है, सदर पाकिस्तान से मुलाकातें हैं, जी हाँ। और पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन टॉप ऑफ द टॉप एजेंडे पर है। लिहाजा उनसे बात होगी, देखें कोई वाया मीडिया को हल निकलता है। लेकिन हमें मुल्की मफाद में इस गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह ताला, और ये कोशिश भी होनी चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त सदर पाकिस्तान भी है, उनकी पहले भी कोशिश रही है और उस हवाले से उनका काम भी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ में माशियात है। मेहताब हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का और इंतज़ार जितनी देर मैंने आपको करवाया उसके लिए माजरत। लेकिन मामलात वहीं से आपसे भी थोड़ा शुरू कर लेते हैं। आपने बात तो सारी सुनी मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की, जो IMF की जो कह लीजिए कि IMF की जो कड़ियाँ हैं या जो उसकी बाइंडिंग्स हैं हमारे साथ, वो हमें मजबूर कर रही हैं हमारे माशी निज़ाम को किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए, लेकिन हमने रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देने हैं। तो ये बैलेंस कैसे होगा, ये मैच कैसे होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? मेहताब हैदर साहब प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर हम ब्लेम गेम सारे का सारा IMF के ऊपर शिफ्ट करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बुनियादी जो गलती है वो हमारी अपनी है, क्योंकि हमने अपनी जो मुआशी इकनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनके मुताबिक अपनी मईशत की दुरुस्त सिम जो है वो मुतय्यन नहीं की। जब हम टैक्स जमा नहीं कर सकते और हमारे बेपनाह अखराजात हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एब्सोल्यूट नंबर बजट डेफिसिट का आपके सामने आने वाला है, ये जो 30 जून को खत्म हो रहा है। जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखा रही हैं कि 8% ऑफ GDP के लगभग बजट डेफिसिट होगा, जो कि आपने जब बजट पेश किया था तो 6-6.5% के लगभग एग्री था, लेकिन उससे आप एक्सीड कर रहे हैं। हालांकि आपका रेवेन्यू टारगेट पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है। सबसे बड़ा खर्चा हमारा इंटरेस्ट रेट की जो पेमेंट्स है, जो हमने लोन लिए हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सटर्नल हो। पाकिस्तान का जितना रेवेन्यू जमा हो रहा है उससे अगर सूबों को पैसे देने के बाद जो सबसे बड़ा हेड है एक्सपेंडिचर का, वो हमारी डेट सर्विसिंग है। और बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि आप पैसे मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं, और जब पैसे मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने अखराजात को कंट्रोल करें। अखराजात को कंट्रोल करने के नतीजे में ही इन्फ्लेशन भी कम होगी। ये एक पीछे साइकिल है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना कौन से चाहता अखराजात, ज़रा इसको हूँ, वाज़ेह कर दीजिएगा। आप ये देखें ना, पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें 3 एक्सपेंडिचर्स सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा ट्रस्ट पेमेंट का है, उसके बाद डिफेंस का है, उसके बाद डेवलपमेंट का है। चलिए, डिफेंस को आप नहीं छेड़ सकते, डेट सर्विसिंग को नहीं छेड़ सकते, डेवलपमेंट को भी नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में अब आप ये देखिए जो पेंशन का सिस्टम है, ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। आपकी 3-3 4-4 नस्लें पेंशन लेती हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
इसके अंदर बुनियादी तौर पे इसको ठीक करना पड़ेगा। जो सब्सिडीज का निज़ाम है इस मुल्क में, सब्सिडी ये सारे अमीर लोग लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाम गरीबों का इस्तेमाल करते हैं, लेते ये अमीर है सारे। तो ये सब्सिडी के निज़ाम को डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून ये सारे सब्सिडीज दे रहे हैं, ये सारी बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद पेंशन के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात करनी पड़ेगी। हमारे बहुत से लोग, आप इस टाइम पे देखें, पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस देने वाले लोग अगर विद होल्डिंग को भी शामिल कर लें तो 10-12% से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग नहीं हैं। ठीक। इसलिए जो निज़ाम के अंदर आ गया वो तो फंसा हुआ है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जरूरत है। हमारे यहाँ टैक्स का रेट ज्यादा है लेकिन बेस ब्रॉडन नहीं है, तो बेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है। मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। सर्विसेज को पूरी तरह से टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। रिटेल और होलसेल ट्रेड को जो है वो टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। आप इसके अंदाजा लगाएं, अभी ये ताजर 2 स्कीम की इख्तियार बेग साहब बात कर रहे थे, आपको पता है अभी कितने 1 अप्रैल से ये स्कीम नाफिज है। लास्ट वीक तक इसमें सिर्फ 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो ये नहीं चल सकता इस तरह का निज़ाम। इस तरह का नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सैलरीड क्लास से टैक्स देते रहें और सैलरीड क्लास, हम ये नहीं है कि हम कोई बड़े ऑनेस्ट हैं, हमारी भी डिडक्शन के बाद जो है वो ग्रॉस पे ही हमारा टैक्स कट जाता है। तो ये, और फिर फॉर्मल सेक्टर जो है वो टैक्स दे रहा है, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं दे रहा। तो ये निज़ाम को ठीक करने के लिए इन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। इसके लिए पॉलिटिकल विल शो करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में पिछले साल कुछ 6 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल की, इस साल जो है वो अभी तक के जो फिगर्स हैं वो 4 मिलियन के लगभग हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये इस तरह से ये नहीं चल सकता निज़ाम। इस निज़ाम के अंदर बुनियादी जो इस्लाहात हैं वो करनी पड़ेंगी। प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेहताब हैदर साहब, ये जो एक्सपोर्ट्स का तो आपने आगे चलेगी, वरना IMF को सिर्फ ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। सॉरी टू कट यू ऑफ मेहताब हैदर साहब, जो एक्सपोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार आपने ये बात की और ये कोई शक नहीं है कि आपको शरह नमू को बढ़ाने के लिए भी करना पड़ेगा। अभी तो आपने बाकायदा ये ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान सुन लिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो साजगार माहौल चाहिए, जो मार्केट कम्पिटिटिव रेट्स चाहिए, वो कैसे किए जाएंगे? मैं समझता हूँ इस टाइम 2 चैलेंज हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को कन्फ्रंट कर रहे हैं। एक, हमें अपने टैक्स को निज़ाम को ठीक करना है। दूसरा, हमने एनर्जी सेक्टर को, जिसमें पावर भी शामिल है और गैस भी शामिल है, इसका सर्कुलर डेट जो है ना 6 ट्रिलियन के लगभग है, 5.4 से ऊपर है। ये निज़ाम, इस निज़ाम में बिजली के लॉसेस एक्चुअल में पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है। ये निज़ाम इस तरह से नहीं हो सकता। आप ये बताएं मुझे कि डिस्कोस के लॉसेस को अगर आप देखें, पावर सेक्टर से आप जितनी दफा जाके पूछें उतनी दफा एक अलग फिक्र सामने लेकर आएंगे। 1200 अरब रुपए की इस दफा सब्सिडी मांग रहे हैं अगले बजट के लिए। सारे लॉसेस का अगर उनमें शामिल करें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा ये पावर सेक्टर के लॉसेस है। पावर सेक्टर के लॉसेस नहीं है, ये पावर सेक्टर में चोरी और डकैती है बेसिकली। तो ये कैसे हो सकता है कि ये निज़ाम इसी तरह से आज चलाते रहें और आप ये कहते रहें कि वो IMF की गलती है। IMF की गलती तो बाद में आएगी, यहाँ भी जो चोरी हो रही है उसको ठीक करना किसका काम है? ये वाला पॉइंट भी बड़ा आपने इंपॉर्टेंट छेड़ दिया है मेहताब भाई। ये बताएं कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंस है इसको किससे खत्म करना है? मेहताब हैदर साहब, क्या हाइडल पावर के मंसूबे नहीं लगाए जा सकते? लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हम पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर ये फैसले कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस्लाहात है, ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, मैंने पहले बात की, टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की जरूरत है। अभी इख्तियार बेग साहब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इस साल GDP ग्रोथ जो है वो 1% से ज्यादा, कोई वर्ल्ड बैंक ने अभी 1.8% की प्रोजेक्शन की है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है। इसका मतलब ये है कि रियल टर्म्स में पर कैपिटा इनकम फिर गिरेगी इस साल, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है और आप GDP ग्रोथ जो है वो कम है। इन्फ्लेशन जो है वो इस मुल्क में उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट की हुई है, वो 26% के लगभग कहते हैं। हम कहते हैं 21 से 22% के दरमियान होगी। लेकिन ये हायर इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, इसके नतीजे में 2 रिजल्ट होते हैं, गुर्बत बढ़ती है और इसके साथ बेरोजगारी में इजाफा होता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने खड़े हैं और फाइनली एनार्की और क्योस की तरफ चली जाती है सूरत हाल। मेहताब हैदर साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का इंतज़ार का। सर, मामलात सारे सामने हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी किसने है ये भी अब तो तकरीबन मालूम है लोगों को, लेकिन ये बांधी कैसे जाएगी? बहुत मुश्किल, जिसे कहते हैं ये टेढ़ी खीर हो गई है। देखें, बात ये है कि प्रॉब्लम तो आपके सामने है। मईशत होती यही है कि बहुत सारे मसले होते हैं और आपको ऑप्टिमम ढूंढना पड़ता है। हम उसको कहते हैं बेस्ट अंडर दी रिस्ट्रेंट्स हमारे सामने।
अब जो प्रॉब्लम, मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है और कई सालों से प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट खुद है। वो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतने बड़े खर्चे हैं उनके, अपने पर्क्स वो कम नहीं करते, जो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, 50% से ज़्यादा जो है वो बजट जो है वो कर्जे के मद में वापस में जाता है, कोई 18% पेंशनों में जाता है एंड सच फोर्थ। सो एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैसे नहीं बचते। तो कहीं ना कहीं आपको बड़े सीरियसली अब हमें दिखाने पड़ेंगे कि रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं आप। हम सुनते हैं रिफॉर्म्स, हमने इस दफ़ा सुना कि 5 साल मंसूबा भी आएगा, मगर अभी तक हमें ये नहीं समझ आई। सिर्फ पैसे मांगने से, बैंकों से भी आप मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भी मांग रहे हैं, यूएई से भी मांग रहे हैं, आईएमएफ से तो मांग ही रहे हैं, वो शर्तें भी लगा रहे हैं। पीडीएम 1 को भी वादा किया था सऊदी अरब और यूएई ने, इंटरिम गवर्नमेंट को भी वादा किया, ये गवर्नमेंट भी गई है, मुझे तो पैसे नजर नहीं आए। मगर सवाल पैसों का नहीं है, सवाल तो वो इन्वेस्टमेंट्स का है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं या नहीं आती, लोकल इन्वेस्टर को आप कैसे तसल्ली देते हैं। और जो बात आपने बार बार छेड़ी है वो ये है कि गरीब आदमी जो है उसके बिजली के बिल, उसके गैस के बिल, उसके रोजमर्रा का फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई, दूसरी इन्फ्लेशन कम की गई मगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई। ये अभी कहीं 29% पे इन्फ्लेशन है, 22% पे आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन समझाता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। जी डॉक्टर कैसे रेवेन्यू आप सॉरी टू कट यू ऑफ सर, आपने मेरी बात की तरफ निशानदेही की, मैं इसको ज़रा वाजे कर देना चाहता हूँ। आप बेहतर जानते हैं, आप सभी मेहमान मेरे बेहतर जानते हैं कि ये बेसिक यूनिट है, ये जो आम आदमी है यही तो इस मईशत को चला रहा है। अगर आप उसी को रिलैक्स नहीं करेंगे तो फिर आपकी मईशत कैसे ग्रो करेगी? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें, जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज हैं, बिजली की इनएफिशिएंसीज हैं और दूसरी एनर्जी रिसोर्सेज की इनएफिशिएंसीज हैं और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की इनएफिशिएंसीज हैं, वो आज 21वीं सदी में बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकती। आपको बड़े सीरियसली एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, स्किल्स देनी पड़ेंगी अपनी यूथ को, या तो उनको एक्सपोर्ट करेंगे आप या फिर आप उनको अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर जो है डॉलर खरीद के बाहर भाग गया हुआ है। आपको इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री या शुगर बेस्ड इंडस्ट्री तो अपनी चाहिए। अब तो आपको छोटे छोटे कारखाने चाहिए जो सिनर्जी पैदा करें और ऐसे प्रोडक्ट नए पैदा करें जो हमें कोई ऐसी वो नहीं नज़र आती। ये क्यों नहीं करते कि एनर्जी सेक्टर को जो है उसका कंपटीशन कराएं? ये क्यों गवर्नमेंट के अदारे खुद खरीदते हैं और फिर हमें बेचते हैं एनर्जी? मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ आप फ्री मार्केट की बात आप ये बात करते हैं कि कंपटीशन होगा, कैपिटलिज्म होगा। मुझे कैपिटलिज्म की कोई चीज नहीं नजर आई, मुझे माफिया नजर आया है, मुझे कार्टेल्स नजर आए हैं और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर नजर आया है। सो मुझे पहले इकोनॉमी में ये डिफाइन तो कर दें कि हमारा मुल्क का सिस्टम क्या है। आप जाएं केपीके में तो वहाँ सरदार हैं, आप जाएं बलूचिस्तान में तो वहाँ सरदार हैं, ट्रेडिशनल हैं। आप सिंध में जाएं तो बड़े वडेरे हैं। आप सदर्न पंजाब में जाएं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। आप यहाँ आ जाएं पंजाब में तो हम जिसको माफिया कहते हैं, कार्टलाइजेशन है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट खुद है। तो मुझे इकोनॉमिक सिस्टम पहले समझा दीजिए कि कौन सा है जिसके अंदर आपने ये ग्रो करना है। ये तो आईएमएफ को भी समझ नहीं आ रहा, हम आईएमएफ को भी नहीं समझा पा रहे हैं और वो बार बार हमें इशारे दे रहा है कि आप सही हो जाएं। आप जो मामला चला रहे हैं, जिस तरह से चला रहे हैं, अभी आपने देखा ही होगा वो 1000 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाते हैं हमारे कुछ इदारे। वो कौन से इदारे हैं बाय द वे? जी जी, हमें पता है वो कौन से इदारे हैं। स्टील मिल को तो बंद कर दिया, उसको कोई बंदा निकाला नहीं है। पीआईए को आप रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैस के जो इदारे हैं, आपको जो बिल आते हैं बिजली के, वो सिर्फ उसमें सरचार्जेस और वो चीज़ें नहीं है, उसमें डिस्कोस के अफसरान फैसला करके बिल बढ़ा देते हैं और आप किसी को नहीं बता सकते कि जनाब हमारा बिल डबल कर आ गया इस साल।
तो उसके इसके अंदर फिर कैसे चलती है इकोनॉमी, आम आदमी की कैसे चलती है? बैंक से अगर कर्जा दिए हुए हैं तो वो तो अपना पैसा पूरा मांगते हैं 45 दिनों के बाद। तो ये आपका जो जिसको हम कह रहे हैं अजीबो-गरीब किस्म का सिस्टम्स जो बनाए हुए हैं, जो कैपिटलिज्म के नहीं है, जो सोशलिज्म भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर फैसला करेंगे ना आपके आपने इस इकोनॉमी को कैसे तरक्की करनी है। 96 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन है इस मुल्क में। वो इसमें मेरा थोड़ा सा अदाद शुमार ऐसे है कि 40% बिलो पॉवर्टी लाइन है और 40% अबव पॉवर्टी लाइन है। जब 80% करते हैं तो वो 96 मिलियन पर बनते ठीक, हैं। मजीद इन 1 लोगों करोड़ ने का घर चलाना इजाफे का है। भी ऐलान हुआ है, रिपोर्ट आलमी बैंक की है। मजीद 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। फिर है कि 10 से 12 मिलियन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इंडस्ट्री आपकी चल नहीं, छोटे बिजनेसेस आपके जो लिंक करते थे एग्रीकल्चर को और आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, वो बीच में से कट ऑफ हो गए हैं इस सारे क्राइसिस के अंदर। आपके ट्यूबवेल नहीं चल रहा है क्योंकि जो है बिजली आप उनको महंगी दे रहे हैं। सो इन अ वे मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इकोनॉमिक अदाद शुमार से बाहर निकलें तो सोशल अदाद शुमार में चले जाएं तो आपकी जो है डेथ ऑफ वुमेन इन प्रेगनेंसी सब सहारा अफ्रीका के बाद लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी सब सहारा अफ्रीका के बाद लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। आपकी वायलेंस वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप जब सोशल इंडिकेटर्स जो हैं पॉवर्टी, तो आपने ही हमें बता दिया। तो हमारे जैसा मुल्क आप देखिए, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन 3 गुना ज्यादा है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से। ये उल्टा होना चाहिए। तो हुकूमतें, ये 5वीं हुकूमत है PMLN की। क्या बनाया हुआ है इन्होंने? अपनी कहाँ जो है पॉलिसीज के अंदर कहीं हमें वो ये सिर्फ डॉलर को ऊपर नीचे लेके ही इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। तो शायद वहाँ भी पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो 30 बिलियन भेजते थे, अब वो 27 बिलियन रह गया है। ट्रस्ट ही नहीं है इनके ऊपर। हाँ, अब तो ये चैरिटी के जो अदारे हैं इन पे ट्रस्ट नहीं है कि आपका पैसा गजा में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो जो जब ट्रस्ट डिफिसिट हो जाए अदारों पे, हुकूमत पे, हुक्मरानों पे, तो फिर आप इकोनॉमी चलाना चाहते हैं। जजों का हाल आपने देख लिया, उनको आप ने लेटर्स भिजवाने शुरू कर दिए हैं। कैसा मुल्क है? इंसर्जेंसीज आपके हैं, वो मुझे समझ आती है कि वो लिंक्ड है पॉवर्टी के साथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी लिंक्ड है पॉवर्टी के साथ। उसका तो आप इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते सिवाय उनके साथ लड़ाई करें। मगर ये सारा सिचुएशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 2 बिलियन की आती थी अब 1 बिलियन नहीं आ रही। तो वादे आपको किए हुए हैं आपके दोस्त ममालिक ने। चाइना ही है जो आपको रीशेड्यूल किए जा रहा है, रीशेड्यूल किए जा रहा है। एक डॉक्टर साहब, एक और है, सऊदी अरब की तरफ से भी 5 अरब डॉलर के, एक पॉजिटिव खबर भी है कि 5 अरब डॉलर के इम्कानात हैं। तो जो बात हो रही थी पेट्रोल से, यानी कि इस फ्यूल से सोलर एनर्जी पर जाने की या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे जाने की, तो वो अब इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो कब तक पड़ेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि आप अगर हर बड़े शहर के हर बड़े घर पे सब्सिडाइज करते हैं ये सोलर पैनल्स, तो आधी पॉपुलेशन जो है वो ग्रिड से निकल जाती है। और अगर उनको वो मीटर्स दे दें तो फिर उस पॉपुलेशन का जो है मगर आप ये तो कह देते हैं कि सोलर पैनल लगा दो, मगर जो उनके साथ डिस्कस कर रही हैं कि अभी तक मेरे जो वाकफ जितनों ने भी सोलर पैनल लगाया उनका कनेक्शन रिवर्स मीटरिंग में नहीं आया। तो ये इनएफिशिएंसीज को कौन दूर करेगा? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक कहीं साहिवाल में कहा एक सोलर पार्क बनाया था, मुझे नहीं पता उसका क्या बना, वो कितनी बिजली दे रहा है या कितना। आपको सारे मकान को उस पर विंड मिल्स लगा देनी चाहिए। अभी तक तो हमें कोई ऐसा चीज नहीं है। तो आपके पास बहुत वो है बिजली पैदा करने के तरीके, मगर यहाँ तो नजर आता है कि जो IPPs अंडर हैंड अंडरकट कोई दे देते हैं पैसे उनको,
के साथ बुरे से वायदे कर देते हैं और कौम कई सदियों तक अपने नाक से उनके बिल दिए जा रही है। ये तो इनएफिशिएंसीज को दूर करना पड़ेगा और वो नेचुरली बिजली और पानी की एफिशिएंसीज और एजुकेशन। मैं बीएमए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। आप जरा इकोनॉमिक सर्वे देखिए, 26 से 28 मिलियन बच्चे प्राइमरी क्लास में दाखिल होते हैं, 2 मिलियन से कम मैट्रिक करते हैं। किधर जाते हैं वो सारे बच्चे? वो कैसे स्किल्स ही नहीं आपने दी, तो वो बच्चे आपको क्रिमिनलिटी में तो नजर आएंगे, वो आपको प्रोडक्टिविटी में नहीं नजर। अच्छा, जिस मुल्क की टेक्निकल जमीन एजुकेशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो ये नो डाउट एट ऑल माजी करीब में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एक और चीज़ डेवलप हो रही है। डॉक्टर कैस असलम साहब, आपके पास मजीद भी बात करने के लिए आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये जो बाकायदा कुछ इदारे आईटी के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, बाकायदा गवर्नमेंट भी, सिंध की गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, तो उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या प्लानिंग्स हैं? क्या कोई आप लोगों ने प्लानिंग की है कि हमारा क्या तखमीना है, इतने अरसे में हम इस तरह से इतने बच्चों को एजुकेट कर देंगे और उसके बाद फिर हमारी इकोनॉमी में उनका ये हिस्सा होगा एंड वील बी लिविंग हैप्पी? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में हमारी कारकर्दगी मैं कम से कम मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि लेफ्ट आउट स्कूल और लेफ्ट आउट कॉलेजेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो जब ये तादाद बढ़ती है तो उसके 2-3 मैसेजेस होते हैं एक लेमैन के लिए भी समझने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि कोई मोटिवेशन नहीं है आगे पढ़ने का, क्योंकि जॉब्स क्रिएशंस नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो वो कहते हैं कि जी क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका गुर्बत में इतने तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है कि पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो बच्चों को टीन एज में या अंडर एज में जॉब्स के लिए भेज देते हैं। और फिर वो चाइल्ड लेबर का आपने बिल्कुल तफसील जानते हैं, जो हमारे मुल्क में मशहूर है, लेबल लगा हुआ है। हमारे अपने टेक्सटाइल मिल्स हैं, हमारे यहाँ ऑडिट होते हैं और हर बार वो किसी न किसी तरह से नेगेटिव रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट बनती है ऑडिट की। तो ये तमाम चीज़ें आपको वो माहौल पैदा करना पड़ेगा जहाँ पे पेरेंट्स भी एक जज्बे के साथ बच्चों को भेजें कि ये पढ़ लेंगे, लिख लेंगे सर तो पैदा, जॉब बन मिर्ज़ा इख्तियार बेग जाएगी। साहब, इसीलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। माशाल्लाह, आप मेंबर कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कौन पैदा करेगा? आप लोगों ही ने ये सब कुछ पैदा करना है और फिर उसको एक डेकोरम देकर बाकायदा आवाम को तोहफे में देना है कि भाई इस बेस पर चलें, इन लाइन्स पर चलें, आप तरक्की करेंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। ये 18वीं तरमीम के बाद ये जो वजारतें सूबों को दी गई हैं, इसमें सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमने इस सिलसिले में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए अभी कोई 20,000 टीचर का IBS सक्खर में टेस्ट कंडक्ट किया था उनको जॉब्स देने के लिए। और IBA सक्खर इज वेरी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, क्रेडिबल इदारा। उसमें मेरी पर्ची या मेरा फोन MNA की तरह से नहीं जा सकता, या और लोगों ने टेस्ट करने के लिए किए तो उनको सख्ती से मना कर दिया गया। और वो टेस्ट करके जिन टीचरों को निकाले हैं वो क्वालिटी टीचर हैं, उनमें वो हुनर और वो सलाहियतें हैं कि वो मुस्तकबिल के मेहमानों को तैयार कर सकें। ठीक। लेकिन ये बहुत लेट हुआ है और ये सिर्फ एक सेक्टर में मेरिट और क्वालिफाइड लोगों से माशरा या सोसाइटी नहीं आपकी बदलेगी। ये तो आपको हर सेक्टर में, चाहे पुलिस का आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उस पर भी मेरिट पे लोग हों और उसके भी टेस्ट वो इदारे लें जिनकी सिलेक्शन पे किसी को एतराज नहीं है। तो ये मेरिट्स पे हमने माइंडसेट को चेंज करना है। और लेकिन ये चीज़ मुश्किल नहीं है, मुमकिन है बिल्कुल। और जो लोग अब सिलेक्ट होकर आए हैं वो यकीनन एक मशअल राह है बाकी टीचरों के लिए कि भाई हम इसलिए नहीं हो सके कि हम उनके पाए के नहीं थे, हमें वो क्वालिटीज नहीं थी। क्योंकि अगर टीचर एक स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, एक काबिल नहीं है, तो वो बच्चों को भी 2 नंबर का स्टूडेंट पैदा ठीक, करेगा। बिल्कुल मिर्ज़ा और इख्तियार वो बेग साहब, इत्तफाक से मैंने भी कुछ अपना सेकेंडरी फर्ज एजुकेशन अदा जो है कर वो पाएंगे जो सिंध से ही की है। उम्मीद लगाई जाएगी। और माज़रत के साथ, क्योंकि सिंध का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मैंने देखा है,
और काफ़ी फ्लॉज हैं। जिस वक्त मैंने किया था उस वक्त बहुत बुरा हाल था, अब शायद आप बता रहे हैं कुछ बेहतर हो गया हो, लेकिन ओवरऑल सिंध के जो एजुकेशनल सिस्टम पे सवालात उठते हैं वो तो हैं, और हमें लगता है प्राइमरी लेवल से इन मामलात को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेकेंडरी में वो बेसिस ही आ जाती, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि अगर अच्छा उस्ताद होगा तो अच्छी तालीम देगा, उसका अपना किरदार, उसका अपना जो करेक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप भी यही बात बता रहे थे कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा, बुनियादी तालीम जो है वो नहीं है हमारे पास। एक आम शहरी भी जो है, जो लेमैन है, वो भी नहीं जानता उसके हकूक़ क्या हैं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम चोरी की मिसाल ले लेते हैं, बिजली चोरी या गैस चोरी या और दीगर मामलात हैं, क्योंकि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है तो ठीक है हम भी कर लेते हैं, हमारे भी हाथ जहाँ तक पड़ते हैं हम उस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये कल्चर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? देखें, बात ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में लेमैन जो है वो अपने इर्द गिर्द देख के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता रहता है। वो अनएजुकेटेड भी हो, वो कोई दुकान लगा लेगा, कोई छाबड़ी लगा लेगा एंड सच फोर्थ। असल इशू तो ये है कि वो जो छोटी मोटी स्किल्स उसको मिली हैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड से, उसको हमने एक्सपैंड करने के मौके दिए हैं या नहीं दिए, उसको रजिस्टर होने के मौके दिए हैं कि नहीं दिए, उसको हमने टैक्स नेट के अंदर किस तरीके से लाना है। हम इतना टैक्स के अंदर जुल्म करते हैं कि आम आदमी टैक्स, आम क्या पढ़ा लिखा आदमी भी टैक्स में आने को तैयार नहीं है। बात यह है जी कि मेरा ये ख्याल है कि हम सिर्फ ये जो इनपुट्स हैं इनको एक खास सतह पे सस्ता करें और अपॉर्चुनिटी दें। आईटी की आप बात कर रहे थे तो मुझे ये पता नहीं लगा अभी तक कि आईटी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स माफ है या नहीं है। मुझे ये पता है कि पीडीएम की पहली जो हुकूमत थी उसके अंदर इसाक डार साहब ने कहा था कि हम उनका टैक्स माफ नहीं करेंगे। तो जब आप एक तरफ उसको बढ़ाना भी चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको वो मरातें भी नहीं देने तैयार, और वो खुद कुछ ना कुछ करते हैं। मगर इसके अंदर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो और कुछ है। वो ये है कि आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो 52% आपकी बजट को पैसा दे रहे हैं, उनको एक्सपोर्टेबल थ्रू आईटी क्यों नहीं बना लेते? उनको क्यों नहीं ये ब्रांडिंग करवा देते कि वो अपनी सर्विसेज सारी दुनिया को बेचें और आपको फॉरेन एक्सचेंज पे कमा के दें और आपको तरक्की भी दें, और वो उन पे शर्त लगाएं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, यंग लोगों को ट्रेनिंग भी दे लें। हमारा प्रॉब्लम ये मेरा ख्याल है कि हम ये भी चाहते हैं कि हम एक खास लेवल पे दुनिया के 20 बड़े मुल्कों का हिस्सा भी बन जाएं, मगर उन मुल्कों ने क्या किया है, इंडोनेशिया ने क्या किया है, मलेशिया ने क्या किया है, जो टूरिज्म टर्की ने दिया है, जो वन प्रोडक्ट इकोनॉमी सऊदी अरब की है, हमने इन बातों पे सोचा ही नहीं है कि इनमें से हम वन प्रोडक्ट कौन सा ले सकते हैं। हम जो है आफ्टर ऑल इंडोनेशिया चौथा बाय पॉपुलेशन, फर्स्ट बाय मुस्लिम पॉपुलेशन है, हम उसके बाद आते हैं। वो अगर 16वीं इकोनॉमी बन सकता है तो हमारे पास भी तो लैंड, वाटर, उससे ज्यादा वसाइल हैं दस्तयाब हमें, बहुत ज्यादा जी। तो मगर सोचने वाले नहीं है। असल इशू तो वही है ना कि जो इनकी सिनर्जीज दे, सोचे, इनोवेट करवा दे और इजाजत दे कि ये दुनिया की इकोनॉमी के साथ लिंक हो जाएं, वो लोग मेरा ख्याल है बहुत पर्सनल सोच रहे हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ सर, वक्त कम है, माजरत के साथ। डॉक्टर कैस असलम साहब, वी हैव गॉट योर पॉइंट, आप बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं। जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारी गलत सेट हुई हैं, ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद, कौमी मफाद, अवामी मफाद में हमें ये फैसले करना होंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपके भी लास्ट कमेंट्स, वक्त थोड़ा सा कम है, ज़रा दीजिएगा। किस चीज पे बात सुनना चाहेंगे आप? हाँ, सिर्फ हम मईशत पे आज बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, आने वाले दिनों में क्या बेहतरी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर इस हुकूमत ने 1.5 से 2 साल रिफॉर्म्स करके, स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और आईएमएफ के दोनों एग्रीमेंट
एक तो अभी हो ही गया है, एक दूसरे एग्रीमेंट में भी अगर ये चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर हम ये जो भंवर है इससे काफी हद तक निकल जाएंगे और हमारा ग्रिप आ जाएगी और इंशाल्लाह हम जीडीपी ग्रोथ एक अच्छी अचीव करके पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लेवल पे आ जाएगा। इंशाल्लाह ये ताला। पहले हमारे पास 1.5 से 2 साल बहुत क्रूशल है। इस हुकूमत के 100 दिन लिटमस टेस्ट है, जिसमें वो बाहर से जो उन्होंने डिपॉजिट्स लाने हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं, वो उसकी और जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और कुछ सऊदी अरब वगैरह से जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, बिट कहते हैं उसको, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसके तहत रेकोडेक के शेयर्स बेचने का जो इरादा है, या जो आज $5 अरब का पहले फेज में जो इन्वेस्टमेंट थे उसको एक्सपेडाइट करने का है। अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और सिविल मिलिट्री क़यादत हैंड इन हैंड मिलके चलती है और उनके एग्रीकल्चर पे जो जोर है उसको हम भी ओन करते हैं और एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह एक खुशहाली के रास्ते पे गामजन हो जाएगा और हम जब दोबारा इंटरव्यू करेंगे तो हमारे पास वो अच्छे स्टैटिस्टिक होंगे जो हम फखरिया दे सकेंगे। वैसे अभी पाकिस्तान की जो 24 का बॉन्ड है 2024 अप्रैल का, उसकी कीमत हमारी एट पार आ चुकी है, यानी 100 सेंट्स का था $1 का, गिर के कीमत आधी हो गई थी, लेकिन अब अल्लाह का करम है कि दोबारा 100 सेंट्स यानी $1 पे आ गई है। तो हमें एक बेहतरी की तरफ है। 69,000 70,000 स्टॉक एक्सचेंज हमारा हो गया, रिजर्व हमारे थोड़े से बड़े हैं, रुपये मुस्तकम है 278 के ऊपर खड़ा हुआ है। इन हालात में भी $1 बिलियन अप्रैल में पे कर रहे हैं हम। तो मैं समझता हूँ मायूस नहीं होना चाहिए, हर रात के बाद सुबह है और हर बिल्कुल अंधेरे के बाद उजाला है बिल्कुल। इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में आप एक मुल्क की, हमारे मुल्क की अच्छी मैशत इंशाल्लाह हमारे आपके ताला। सामने होगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, वी हैव गॉट योर पॉइंट। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो जो हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं, जो माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि ये हालात हो रहे हैं या ये हो सकते हैं या ये होने जा रहे हैं, वो तब होंगे जब हम इन पर अमल दरामद करेंगे। मेहताब हैदर साहब की एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, हम IMF को बुरा समझते हैं जबकि IMF आपको हेल्प आउट कर रहा होता है और इसमें कोई शक नहीं है। IMF के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर दें, जो चोरी इदारों में हो रही है, जो लूप होल्स हैं उन्हें दूर किया जाए, जो सिंक होल्स हैं उन्हें दूर किया जाए, तो पाकिस्तानी मईशत भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि हम ज़्यादा वसाइल रखते हैं उन कंट्रीज़ से जो कि हमारे बाद आज़ाद हुए या हमसे कम वसाइल के बावजूद भी इस वक्त अच्छी पोजीशंस पर दुनिया में स्टैंड कर रहे हैं। तो बात सीधी सी है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब टैक्स सब पे करेंगे तो फिर वो सभी के फ़ायदे में होगा, लेकिन अगर एक ख़ास तबका पे करता रहेगा और दूसरा तबका उसको एंजॉय करता रहेगा, वो सब्सिडीज़ को एंजॉय करता रहेगा, तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शायद वो तबका तरक्की करता चला जाए जिस तरह करता चला आ रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।